इस दुनिया में कुछ ऐसे अजीबोगरीब कहानियां होती है जिनको सच मानना आसान नहीं होता। और आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि इस कहानी को लास्ट तक सुनने पे आपको पता चलेगा कि एक मेजर साइंटिफिक सोसाइटी ने हमारी आज की इस कहानी को जब हर तरीके से फैक्ट चेक किया तो उनको भी इसकी सच्चाई माननी ही पड़ी। लेकिन इस कहानी को पूरी तरीके से जानने के लिए आपको हर एक घटना फॉलो करना होगा। एंड आई प्रॉमिस ये कहानी आपको उलझा के रख देगी। नमस्कार, मैं हूं एकता बैनर्जी। आप देख रहे हैं द बैनर्जी डायरीज। लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ डार्क मिस्ट्रीज। हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 1984 में, जब उत्तर प्रदेश के इटावा गांव में सुमित्रा सिंह ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। और उसी पल में उनका बेटा ही उनके लिए पूरी दुनिया बन गया। वो जहां भी जाती थी हमेशा अपने बेटे को साथ लेके जाती थी। हमेशा वो अपने बेटे को सीने से लगा के रखती थी। सुमित्रा जी जिस गांव में रहती थी वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा गरीबी से गुजर रहे थे। उनके पास पक्के मकान तो बहुत दूर की बात है, एडुकेशन और इलेक्ट्रिसिटी जैसे बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं थे। और सुमित्रा जी का बचपन भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से गुजरा था। सुमित्रा ने बहुत छोटी सी उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया और उनके फादर ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। सुमित्रा अपनी एक कजिन के पास बड़ी होने लगी। फिर जब उसकी शादी हुई, उसका हस्बैंड भी ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहने लगा। सुमित्रा अपनी सास ससुर के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, पर वो कभी भी अपनी सास ससुर के साथ उतनी क्लोज नहीं हो पाई। और शायद इसी वजह से उनका ये बचपन वाला अकेलापन कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। पर पहली बार उनका ये अकेलापन दूर हुआ जब उनके बच्चे ने जन्म लिया। वो खुश रहने लगी। उनको लगा कि शायद अब जिंदगी वैसी ही चल रही है जैसा वो हमेशा से चलाना चाहती थी। पर 1985 की शुरुआत में एक दिन सुमित्रा की इस खुशी को मानो ग्रहण ही लग गया और जैसे उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल ही गई। उस दिन सुमित्रा ने अपने बच्चे को अपने सीने से एक कपड़े से बांधा और पास के एक कुएं में पानी लेने के लिए गई। वो जब सड़क से जा रही थी तो अचानक से वो रुक गई और उसकी हाथ की जो बाल्टी थी वो अचानक से जमीन पे गिर गई। उस बाल्टी के गिरने की आवाज से आसपास पे जो लोग रह रहे थे वो अचानक से सुमित्रा की तरफ देखने लगे। और उनमें से कुछ लोग तो सुमित्रा के पास भी आए ये पूछने के लिए कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। उन लोगों ने जो देखा वो देख के वो लोग हैरान हो गए। उन लोगों ने वहां पे आके देखा कि सुमित्रा के हाथ की जो उंगलियां थी वो पूरी तरीके से पीछे की तरफ मुड़ रही थी। वो इतनी तेजी से मुड़ रही थी कि एक पॉइंट पर तो ऐसा लगा जैसे कि सुमित्रा की हाथ की सारी उंगलियां ही टूट गई। फिर उन लोगों ने जब सुमित्रा के चेहरे की तरफ देखा तो वो लोग हैरान हो गए, क्योंकि सुमित्रा की जो आई बॉल्स थी वो पूरी तरीके से पीछे की तरफ हो रखी थी और सुमित्रा अपनी दांतों को इतनी जोर से दबा रही थी कि उसकी जबड़ों से जोर जोर से आवाज आ रही थी। ये सब देख के वहां के सारे जो लोग थे वो पूरी तरीके से दंग रह गए। और इसी बीच सुमित्रा का बच्चा अचानक से जोर जोर से रोने लगा और ये सब सुन के और ज्यादा लोग सुमित्रा को देखने लगे। फिर धीरे धीरे सुमित्रा की बॉडी नॉर्मल हुई और उसे जब पूरी तरीके से होश आया तो उसने देखा कि उसका बच्चा रो रहा है और बहुत सारे लोग उसको घेर के वहाँ पे खड़े हुए हैं। अब सुमित्रा शर्मिंदा फील करने लगी और फिर उसने जैसे तैसे अपनी बाल्टी उठाई और उस भीड़ में से भाग के बगल वाले गांव के उस कुएं में गई, जहाँ से वो पानी भर के वापस आ गई।
सुमित्रा जब पानी भर के वापस अपने घर आई तो उसने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ। वो बताती भी तो क्या, उसे तो खुद भी ठीक तरीके से याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे लगा कि शायद ज्यादा स्ट्रेस या नींद की कमी की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। और रिसेंटली उसने अपने बच्चे को भी जन्म दिया था। उसे लगा ये सब उसके साथ दोबारा से कभी नहीं होगा। लेकिन फिर से कुछ हफ्तों बाद वो जब किचन में काम कर रही थी तो उसके साथ वही सेम चीजें होने लगी। और इस बार सबसे पहले उसके ससुर ने उसको इस हालत में देखा। उन्होंने उसको बहुत जगाने की भी कोशिश की, लेकिन पिछली बार की तरह सुमित्रा पूरी तरीके से फ्रीज हो गई। और ये सिलसिला पिछली बार से भी ज्यादा समय तक चला। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। उसके बाद धीरे धीरे ये सारी चीजें उसके साथ थोड़े थोड़े दिनों में ही होने लगी। और मई के महीने आते आते ये सारी चीजें रोजाना होने लगी। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो तब हुई जब इस फ्रीज हालत में भी वो बात करना शुरू कर दी। पहले पहले किसी को समझ में भी नहीं आता था कि वो क्या कह रही है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें भी पूरी तरीके से साफ साफ होने लगी। कभी कभी वो उस फ्रीज हालत में भी जोर जोर से मदद के लिए पुकारती थी। तो कभी कहती थी कि उसको किसी ने जोर से सर पे कुछ मारा है। कभी कभी वो जोर जोर से चिल्लाती, फिर उसका आवाज धीरे धीरे धीमी गति की हो जाती थी। वो कहती थी कि मैं एक अंधेरे कमरे में हूँ और मुझे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है। सुमित्रा के घर वालों ने जब उसे एक लोकल डॉक्टर से एग्जामिन करवाया तो उनको भी ये पता नहीं लगा कि सुमित्रा के साथ आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी यूं अचानक से फ्रीज हो जाना या फिर उसकी बॉडी का यूं मुड़ जाने के अलावा सुमित्रा को दूसरी कोई भी परेशानी नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा हेल्दी थी। फिर 16 जुलाई 1985 में कुछ ऐसा हुआ जिससे हर कोई हैरान हो गया। उस दिन सुमित्रा अपने किचन में काम कर रही थी और अचानक से वो फिर से फ्रीज हो गई। लेकिन इस बार उसने कहा कि आने वाले 3 दिनों के अंदर मैं मरने वाली हूँ। सुमित्रा अपनी इस हालत के लिए परेशान हो चुकी थी। वो हर टाइम एक एंजाइटी में रहती। उसका बच्चा जो उसके लिए पूरी दुनिया से भी ज़्यादा प्यारी थी, उससे वो दूर रहने लगी, क्योंकि उसे डर था कि उसकी इस हालत की वजह से वो उस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उसका पति जो पहले काम के सिलसिले में बाहर रहता था, वो सुमित्रा की इस हालत के लिए अब घर में ही रहने लगा है। फिर आया वो डरावना दिन जिस दिन सुमित्रा के प्रेडिक्शन के मुताबिक उसकी डेथ होने वाली थी, यानी 19 जुलाई 1985। उस दिन सुमित्रा ना तो अपनी किचन में गई खाना बनाने के लिए, ना ही अपनी घर की सीढ़ी से ऊपर उठी। वो बस चुपचाप एक जगह पे बैठी रहती। लेकिन सुमित्रा उस दिन बिल्कुल ठीक ठाक ही थी, बल्कि वो तो हेल्दी लग रही थी। फिर जब सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक ठाक है तो शाम को उसकी घर वाले खाना बनाने के लिए किचन में गए और सुमित्रा को लगा कि उसे थोड़ा बाहर जाना चाहिए, क्योंकि उसे फ्रेश एयर की भी ज़रूरत थी। तो वो टहलने के लिए जब बाहर की तरफ गई, बाहर जाते ही रास्ते के ठीक उस पार में उसे अपनी एक पुरानी दोस्त दिखाई दी। उसको देखते ही सुमित्रा अचानक से अपनी हाथ उठा के उसको बुलाने जाने ही वाली थी, तो वो फिर से फ्रीज हो गई। फिर से उसकी आंखें पीछे की तरफ पलटने लगी और उसका पूरा बॉडी की पार्ट्स मूव करने लगी। उसकी हाथ की उंगलियां फिर से मुड़ जाने लगी। और इस टाइम तक गांव के हर एक लोगों को पता था कि सुमित्रा की हालत कैसी है, और इसी वजह से वो पुरानी फ्रेंड भी ये जानती थी कि सुमित्रा की हालत कैसी है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी भी नहीं हुआ था। सुमित्रा जब पहले फ्रीज हो जाती थी तो उसके दोनों हाथ बॉडी के 2 साइड में रहते थे,
लेकिन इस बार वो धीरे धीरे अपना हाथ हवा में ऊपर उठा रही थी, मानो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी अनदेखी चीज को अपने दोनों हाथों से नोच रही है। और कुछ देर तक वो ऐसे ही अपने दोनों हाथों से नोचती रही और जोर जोर से सांस लेने लगी। फिर उसके बाद उसके मुंह से एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज निकली। और ये सब देख के उसकी दोस्त जो सामने खड़ी थी और पूरी तरीके से हैरान थी, वो सुमित्रा की तरफ भागते हुए आई। और जब वो सुमित्रा के पास आई तो सुमित्रा की बॉडी पूरी तरीके से सेंसलेस हो चुकी थी। और ये सब देख के उसकी दोस्त जोर जोर से मदद के लिए गुहारने लगी। उसकी दोस्त की आवाज सुन के सुमित्रा की सास, ससुर और पति दौड़ के वहां पहुंचे और उन्होंने सुमित्रा को उस हालत में देखा। उन्होंने फिर सुमित्रा को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी आंसर नहीं आया। फिर उन्होंने वो गांव के लोकल डॉक्टर को खबर दिया। वो डॉक्टर आए और सुमित्रा के पहले हार्ट बीट को चेक किया, फिर उसके पल्स को चेक किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुमित्रा अब उस दुनिया को छोड़ के पूरी तरीके से जा चुकी थी। सुमित्रा की यूं अचानक डेथ की वजह से पूरे गांव में एक मातम सा छा गया, लेकिन उससे भी ज्यादा जो था वो था डर, क्योंकि हर एक गांव वालों को सुमित्रा की इस हालत के बारे में और उससे भी ज्यादा उसकी खुद की मौत की प्रेडिक्शन के बारे में पता थी। और इन सब से उन लोगों ने सोचा कि जरूर इस सब के पीछे कोई बुरी आत्मा या बुरी शक्ति की छाया है। उसके बाद गांव की औरतें मिलके सुमित्रा की बॉडी को दह संस्कार के लिए तैयार करने लगे। पहले उसको नहलाया गया, फिर उसकी पूरे शरीर में तेल और घी लगाया गया। उसमें से एक औरत सुमित्रा की बालों को संवार रही थी, तो अचानक वो कुछ देख के चिल्लाने लगी जोर जोर से और अपनी उंगली से कुछ दिखाने लगी। ये सब सुन के जब बाकी सारी औरतें सुमित्रा की तरफ देखी तो वो भी डर से चिल्लाने लगी थी। एक्चुअली में हुआ ये था कि जब वो सुमित्रा की बालों को संवार रही थी तब उन्होंने देखा कि सुमित्रा की आंखों की पुतलियां जोर जोर से हिल रही है और उनकी पलकें भी जोर जोर से झपक रही थी। ये सब देख के हर कोई सुमित्रा की बॉडी से दूर भागने लगा। उसकी कुछ ही देर बाद सुमित्रा की छाती पे अचानक से हवा भरने लगी, मानो वो बहुत देर से सांस लेने की कोशिश कर रही थी। फिर वो अपने कमर के बल उठ के बैठ गई और चारों तरफ देखने लगी। सुमित्रा की आंखों में एक अजीब सी कंफ्यूजन थी, मानो उसको पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो जब उठी तब वो पूरी तरीके से हेल्दी लग रही थी। उसने अपने हाथों से अपने चेहरे पे लगा हुआ तेल और घी साफ करने लगी और ये सब देख के वो लोकल डॉक्टर भाग के सुमित्रा के पास आए और वो फिर से सुमित्रा की हार्ट बीट और पल्स को चेक करने लगे। उस डॉक्टर ने जब सुमित्रा को चेक किया तो उन्होंने ये पाया कि सुमित्रा पूरी तरीके से ठीक है और इसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि ये एक मिरेकल है, क्योंकि ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। क्योंकि कुछ ही घंटों पहले सुमित्रा पूरी तरीके से सेंसलेस थी और उसकी हार्ट बीट पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी, क्योंकि वो तो मर चुकी थी। और ये कोई चमत्कार से कम नहीं था कि वो मर के भी फिर से वापस आ गई है। सुमित्रा के घर वाले ये सब देख के पूरी तरीके से दंग रह गए। सुमित्रा का पति दौड़ के सुमित्रा के पास आने लगा उसको अपनी बाहों में लेने के लिए, लेकिन सुमित्रा ने जब ये देखा तो वो अपनी दोनों हाथों से उसको रोक दी और खुद थोड़ा पीछे की तरफ होने लगी। वहां पे मौजूद जो लोकल डॉक्टर था उसने सुमित्रा के पति को समझाया कि अभी अभी सुमित्रा के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका शॉक सुमित्रा को अब तक है और ये सब कुछ सहने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ये सब सुन के गांव वाले भी अपने अपने घर को चले गए।
और उस लोकल डॉक्टर ने सुमित्रा को ले जाके अपने बेड पे लेटा दिया। उन्होंने कहा कि सुमित्रा नींद से उठते ही पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के लिए वो दोबारा से कल आएंगे सुमित्रा को एक बार फिर से चेक करने के लिए। सुमित्रा जब दूसरे दिन नींद से जागी तो वो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा कंफ्यूजन था। वो अपने रूम से बाहर निकली और देखा कि उसकी सास, ससुर और पति बैठे हुए हैं। उनको देखते ही सुमित्रा डर गई और घर से बाहर दौड़ने लगी। ये देख के सुमित्रा के पति भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और फिर एक टाइम बाद सुमित्रा के पति ने उसके हाथ को जोर से पकड़ा और अपनी तरफ खींचने लगे। सुमित्रा अपने पति की तरफ मुड़ी और उनको कहा, किसी दूसरे की बीवी को हाथ लगाते हुए आपको शर्म नहीं आती? ये सब सुन के भी सुमित्रा के पति ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसे खींच के घर की तरफ ले जाने लगे। सुमित्रा पूरे रास्ते चिल्लाने लगी कि ये मेरा घर नहीं है, तुम मेरे पति नहीं हो, ये मेरा परिवार नहीं है। उसके पति ने उसको जबरदस्ती घर ले आया और एक कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि इसके अलावा कोई भी और रास्ता नहीं था, क्योंकि सुमित्रा किसी की भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। सुमित्रा के घर वालों को और ज्यादा शॉक लगना अभी बाकी था, क्योंकि घर के अंदर से सुमित्रा जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मेरा नाम सुमित्रा नहीं है, मेरा नाम शिवा त्रिपाठी है, मुझे मेरे सास ससुर ने मिलके मार दिया। अगले कुछ दिनों तक सुमित्रा के सास, ससुर, पति और वो डॉक्टर मिलके सुमित्रा को इस हालत से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा लगने लगा कि जैसे सुमित्रा की मेंटल हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। सुमित्रा अपने बच्चे, जिससे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, उसे तक छूने से मना कर दिया और वो बार बार किसी रिंकू और टिंकू के बारे में बोल रहे थे, लेकिन किसी को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये दोनों कौन हैं। किसी ने भी इनका नाम ही नहीं सुना था। इन सब कुछ में सबसे अजीब बात ये थी कि सुमित्रा कभी स्कूल नहीं गई थी, उसे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन अब वो अपने कमरे में बैठ के कोई अजीब सी चिट्ठियाँ लिखा करती थी और उन्हें किसी अनजान आदमी को भेजती भी रहती थी। इन चिट्ठियों में वो हमेशा मदद के लिए गुहार लगाती थी और कहती थी कि वो लोग आके उसे अपने घर ले जाए। सुमित्रा की साड़ी पहनने का तरीका भी बदल चुका था। शहर में जैसे लोग साड़ी पहनते हैं, वो अब वैसे ही साड़ी पहनने लगी। इसके अलावा उसके बात करने का तरीका भी बदल चुका था। वो अब बहुत तेज़ी से बात करने लगती थी और उसकी बातों में एक अजीब सा रूडनेस था। सुमित्रा के घर वालों और गांव वालों को लगा कि जब सुमित्रा की हार्ट बीट पूरी तरीके से बंद हो गई थी, तब शायद उसके दिमाग में कोई डैमेज हो गया था और इसी वजह से सुमित्रा अपनी मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो चुकी थी। ये लोग अब बस चाहते थे कि सुमित्रा जैसे भी रहे, बस वो ठीक रहे और किसी तरीके से वो अपने आप को फिर से चोट ना पहुंचाए। फिर 3 महीने बाद 20 अक्टूबर 1985 को एक आदमी सुमित्रा के घर के दरवाजे पे आया और दरवाज़ा खटखटाया। सुमित्रा के हस्बैंड ने जब दरवाज़ा खोला तो उन्होंने सामने देखा कि एक आदमी सूट और शूज़ पहन के खड़ा है उसके दरवाजे में। उसके हाथ पे एक लेदर का बुक जैसा कुछ था। सुमित्रा के हस्बैंड ने उनसे पूछा कि वो कौन है। तब उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा कि उनका नाम राम त्रिपाठी है और उन्होंने पूछा कि क्या इस घर में कोई जवान लड़की है जो कुछ दिनों से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है।
सुमित्रा के हस्बैंड ने ना ही इस आदमी को कभी देखा था, ना इसका नाम कभी सुना था। वो तो ये सोच के हैरान था कि इस आदमी को उसकी बीवी के बारे में कैसे पता लगा। वो कुछ देर तक उस आदमी की तरफ देखता रह गया, फिर उसको वहीं पे रुकने के लिए कह के वो अंदर चला गया सुमित्रा को बुलाने। सुमित्रा जो एक बेड पे बैठी हुई थी, उसका पति जब आके उसको बोला कि कोई राम त्रिपाठी करके शख्स उसके बारे में पूछ रहा है, तो वो अपनी पति की तरफ मुड़ी और उसके चेहरे पे एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्माइल था। ये सुन के ही वो घर से तेज़ी से बाहर निकली और जाके राम त्रिपाठी को अपने गले से लगा लिया। सुमित्रा के यूं अचानक आके गले लग जाने से राम त्रिपाठी पूरी तरीके से हक्के बक्के रह गए और वो पीछे की तरफ होने लगे। उन्होंने सुमित्रा और उसके पति की तरफ देखा। सुमित्रा फिर से एक बार जाके उनको गले से लगा लिया और इस बार उनके कानों में धीमी आवाज में कुछ कहा, जो सुन के राम त्रिपाठी और ज्यादा कंफ्यूजन में रह गए। सुमित्रा के पति और उसके गांव वालों को कोई भी आइडिया नहीं था यहाँ क्या हो रहा है। अब राम त्रिपाठी सुमित्रा से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। ये बात सुन के सुमित्रा के चेहरे पे एक जो बड़ी सी स्माइल थी वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है और वो गुस्से से उनकी तरफ देख के कहती है, मेरा नाम शिवा त्रिपाठी है। ये बात सुन के राम त्रिपाठी जी ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने इशारा करके सुमित्रा को अपनी तरफ बुलाया और उसके घर के आंगन के कोने में ले जाके बैठने को कहा, जहां वो लोग अकेले में थोड़ा बात कर सके। अब राम त्रिपाठी जी ने अपने हाथ से अपना लेदर बुक लिया और उसको खोलने लगे। वो लेदर बुक एक्चुअली में एक फ़ोटो एल्बम थी जिसमें बहुत सारे लोगों की फ़ोटोग्राफ्स थी। अब राम त्रिपाठी जी एक एक करके सुमित्रा को सारी फ़ोटोज़ दिखाने लगे और वो हैरान रह गए ये देख के कि सुमित्रा ने भी एक के बाद एक हर किसी को पहचान लिया जिनसे वो कभी भी नहीं मिली थी। अब राम त्रिपाठी जी उस फोटो एल्बम के लास्ट पन्ने को पलटते हैं और वहाँ जो फोटो थी उसको पहचानने के लिए कहते हैं। इस फोटो को देख के सुमित्रा गुस्से में आ जाती है और कहती है ये उसकी ननद की फोटो है जिसने उसको सर पे ईंट से मार के हत्या कर दी थी। इस बात को सुन के राम त्रिपाठी जी सुमित्रा को अपने सीने से लगा लेते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के रोने लगते हैं। सुमित्रा के पति और उसके घर वालों को अब तक कंफ्यूजन था यहाँ क्या हो रहा है। फिर कुछ देर बाद राम त्रिपाठी जी सुमित्रा के पति की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं कि अंदर चलिए, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। घर के अंदर जाने के बाद राम त्रिपाठी ने सुमित्रा के हस्बैंड और उसके घर वालों को जो कहानी बताई वो मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उन्होंने उन लोगों को शिवा त्रिपाठी के बारे में बताया। ये वही शिवा त्रिपाठी है जिसकी नाम बार बार सुमित्रा लेती थी और खुद को शिवा त्रिपाठी बताती थी। शिवा त्रिपाठी एक्चुअली में सुमित्रा के गांव से 60 किलोमीटर दूर एक शहर में रहती थी। वो एक कॉलेज ग्रेजुएट थी और बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। सुमित्रा के घर वालों को लगा ये बस एक नाम है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। शिवा त्रिपाठी के दूसरे बेटे और सुमित्रा के पहले बच्चे का जन्म एक ही दिन में हुआ था, लेकिन जहां सुमित्रा के पहले बच्चे का जन्म होते ही उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई, वही शिवा की बच्चे होने के बाद उसकी जिंदगी दिन व दिन बदतर होती जा रही थी। शिवा के ससुराल वाले उसके एडुकेटेड और उसके फैमिली के रिच होने के कारण से जलते थे। वो लोग शिवा को हेट करते थे। जब सुमित्रा की तबीयत बिगड़ने लगी तभी शिवा के भी अपनी ससुराल वालों के साथ झगड़ा एकदम पीक में था और उसके बाद 18 मई 1985 को
शिवा के साथ कुछ हुआ था, क्योंकि उसी दिन शिवा के पड़ोसियों ने शिवा के ससुराल वालों को उसे बेहोशी की हालत में रेलवे ट्रैक के ऊपर से कहीं ले जाते हुए देखा। जब उन्होंने पूछा तो उन लोगों ने कहा कि शिवा की तबीयत खराब है और वो लोग उसे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। उस रात वहां पे बहुत अंधेरा होने के कारण शिवा के पड़ोसियों को ठीक तरीके से कुछ दिखा नहीं और वो लोग वहां से चले गए। अगले दिन सुबह उसी रेलवे ट्रैक पे शिवा की डेड बॉडी मिली। ये बात जब शिवा के फैमिली मेंबर्स को पता चला तो वो लोग जल्दी से वहां पे पहुंचे, लेकिन शिवा के ससुराल वालों ने उनसे कहा कि शिवा शायद ट्रेन के सामने कूद के सुसाइड कर ली है। लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स ने देखा कि शिवा के शरीर पे कोई भी जख्म के निशान नहीं थे, बस उसके सर पे एक भारी चोट के निशान थे। लेकिन अगर शिवा ट्रेन के सामने कूदती तो उसके पूरे शरीर में जख्म के निशान होने चाहिए थे। शिवा के ससुराल वालों ने जब ये देखा कि शिवा के फैमिली मेंबर्स शक कर रहे हैं, उन्होंने जल्दी से शिवा की डेड बॉडी की अंतिम संस्कार कर दी। उस वक्त पुलिस को डेड बॉडी ना मिलने के कारण वो लोग भी खास कुछ कर नहीं पाए, लेकिन शिवा की फैमिली को ये पक्का यकीन था कि शिवा की हत्या कर दी गई है, लेकिन अब तक उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। कुछ महीने पहले राम त्रिपाठी जी को ये खबर मिला कि 60 माइल दूर एक गांव में एक लड़की खुद को शिवा त्रिपाठी बता रही है। पहले तो उन्होंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन बार बार इस चीज को सुनते सुनते एक दिन वो सुमित्रा के घर पहुंचे इस बात को चेक करने के लिए। राम त्रिपाठी शिवा के फादर थे। सुमित्रा ने जब राम त्रिपाठी जी को गले लगाया था तब उसने राम त्रिपाठी जी के कानों में जाके धीमी आवाज में पापा कह के बुलाया था। राम त्रिपाठी जी को तब भी लगा था कि ये कोई फ्रॉड है, लेकिन उसके बाद सुमित्रा ने एक एक करके फोटो एल्बम की सारी फोटोज को पहचान ली थी। यहाँ तक कि सुमित्रा को ये तक पता था कि शिवा की हत्या सर पे किसी भारी चीज के लगने की वजह से हुआ था। अब राम त्रिपाठी जी को ये पूरी तरीके से यकीन हो चुका था कि सुमित्रा ही शिवा है और शिवा ने ही सुमित्रा की बॉडी पे पुनर्जन्म लिया है। सुमित्रा और शिवा की ये स्टोरी पुनर्जन्म की सबसे बिलीवेबल स्टोरी थी, क्योंकि अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से एक साइंटिस्ट की टीम इस बात पे रिसर्च करने के लिए सुमित्रा के गांव गए और वहाँ पे सुमित्रा और उसके घर वालों से बातचीत किया। फिर उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट पे ये बताया कि ये कहानी सच्ची है। सुमित्रा के बॉडी पे शिवा ने ही पुनर्जन्म लिया था। सुमित्रा जब वो चिट्ठियां लिखा करती थी वो शिवा की अलग अलग रिलेटिव्स के लिए था, जिनको वो बार बार वहां से ले जाने के लिए बोलती थी। सुमित्रा ने इसके बाद अपनी सारी जिंदगी शिवा बन के ही बिताई थी। शिवा के माँ बाप ने सुमित्रा को अपनी बेटी के रूप में ही अपना लिया था और सुमित्रा ने भी अपने बच्चे को अपना लिया था और उसके पति के साथ उसी गांव में रहने लगी अपनी पूरी जिंदगी। इसके बाद 1998 में फिर से एक बार सुमित्रा की देहांत हो गया। और अगर आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ टिके हुए हैं तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्या आप पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही मिस्टीरियस कहानियाँ सुनने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। See you in the world of dark mysteries. Oh, we go, he let the kids out. और शायद इसी वजह से और शायद इसी वजह What the hell I'm saying?